नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम संविधान के टॉपिक के अंतर्गत भाग 5 को शुरू करने वाले हैं। इससे पहले भाग 1 में हमने संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 5 किससे संबंधित है? संघ। तो संघ का 3 भाग है। संघ की कार्यपालिका, और ये 52 से लेकर के 78 तक का अनुच्छेद इसी से संबंधित है। दूसरा है व्यवस्थापिका, 79 से लेकर के 123 तक, 123 अनुच्छेद तक व्यवस्थापिका से। और तीसरा है संघ का न्यायपालिका, आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक। तो संघ का 3 भाग हुआ। संघ का कार्यपालिका 52 से लेकर के 78 अनुच्छेद तक, संघ का व्यवस्थापिका 79 से लेकर के 123 अनुच्छेद तक, और न्यायपालिका 124 से लेकर के 147 आर्टिकल तक। अच्छे से याद रखना है, इनसे भी प्रश्न बनता है कहां से कहां तक किसकी आर्टिकल का जो दायरा है, 52 से लेकर 78, 78 से लेकर 123 और 123 से लेकर के 124 से लेकर के 147 तक, ये 3 हिस्सा। अब इसकी संक्षिप्त में हम कार्य को समझते हैं। पूरा डिटेल तो हम बाद में एक-एक वीडियो के माध्यम से अलग-अलग पढ़ समझेंगे। तो व्यवस्थापिका का क्या काम है? तो व्यवस्थापिका मतलब लेजिस्लेटिव अर्थात संसद। संसद में क्या काम होता है? कानून का निर्माण। कानून बनाने का काम किसका है? व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका को है। दूसरा है कार्यपालिका, जो है कार्यपालिका यही कानून को क्या करता है? लागू करवाता है। लागू करवाने का काम किसका है? व्यवस्था कार्यपालिका का। इसके बाद संघ का तीसरा हिस्सा है, वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका देखता है जो संसद ने कानून बनाया है वो कार्यपालिका ठीक ढंग से उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं, या फिर जनता के बीच कानून ठीक ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं, या संसद ने जो कानून बनाया है वो सही है कि नहीं, वैध है कि नहीं, उनका पूरा का पूरा जांच करना, उसको निगरानी रखना किनका काम है? न्यायपालिका का। तो इस प्रकार से संघ जो है 3 हिस्सों में बटा है। संघ की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कानून बनाना, कानून को लागू कराना और कानून की सही ढंग से कार्य कर रहा है कि नहीं उसकी जांच करना, न्यायपालिका का। तो आज का जो टॉपिक है संघ की कार्यपालिका से है। संघ के कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से संवैधानिक प्रमुख या व्यक्ति आते हैं उसको हम देखते हैं। संवैधानिक पद क्या है? तो संघ का जो कार्यपालिका है उसके अंतर्गत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के सदस्य, और पांचवा प्रमुख व्यक्ति है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, एजी, अटॉर्नी जनरल। तो ये है संघ के प्रमुख कार्यपालिका जिससे संबंधित हमको प्रावधानों को पढ़ना है अलग अलग टॉपिक के माध्यम से। तो आज का जो टॉपिक है वो राष्ट्रपति से है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसकी भूमिका देखेंगे। संविधान में हमारे देश में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, उसकी स्थिति कैसा है, उसको किस प्रकार से शक्तियां प्राप्त है, इस टॉपिक में हम समझेंगे। तो आज हम जनरल इंट्रोडक्शन है, अलग अलग टॉपिक के माध्यम से राष्ट्रपति 1 पार्ट 2 3 4 5 6 7 तक हम क्या करेंगे, इसका विस्तार पूर्वक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आज हम देखते हैं राष्ट्रपति की स्थिति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का मुखिया होता है, भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ इसे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का हम प्रतीक मानते हैं। राज्य का मुखिया, भारत का प्रथम नागरिक, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है भारत की राष्ट्रपति। अब इसकी वास्तविक स्थिति को हम समझते हैं। भारत में जितने भी दुनिया में हम देखते हैं डेमोक्रेटिक देश में 2 प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया है। एक है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली
और दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली। पहले हम देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती क्या है, तो इसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन प्रणाली। जैसे अमेरिका में है वो है प्रेसिडेंशियल है, समझ में आ रहा है, वहां का व्यवस्था कैसा है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या प्रमुख विशेषता है उसको हम समझेंगे, तब हम भारत की स्थिति, राष्ट्रपति की स्थिति को समझेंगे। तो राज्य का प्रमुख एवं सरकार का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। राज्य का प्रमुख जो संवैधानिक प्रमुख होता है और जो शासन है सरकार का प्रमुख होता है, दोनों एक ही व्यक्ति होता है, अलग अलग नहीं होता। किसमें, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, एक दूसरे से कार्यपालिका जो लेजिस्लेटिव होता है वो एग्जीक्यूटिव से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, एक दूसरे के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करता। ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। तीसरा है पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका होती है। यहां पर सबसे बड़ी बात है, राष्ट्रपति जो है वहां का जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देश होते हैं, वहां राष्ट्रपति जो है वास्तविक कार्यपालिका होता है। समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ कार्यपालिका विधायिका के नियंत्रण से मुक्त होता है। ठीक, कार्यपालिका विधायिका के नियंत्रण से मुक्त होता है, फ्री होता है, एक दूसरे के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते। इसका मतलब है कार्यपालिका को तो न विधायिका जो बर्खास्त कर सकती, न विधायिका कार्यपालिका को, दोनों को अलग अलग पावर दिया है। इसलिए इसको कहते हैं यहाँ पर शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत लागू है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अब हमारे देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था है तो संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली जो है उसको हम देखते हैं क्या होता है। कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता को विधायिका से प्राप्त करता है। विधायिका के द्वारा ही कार्यपालिका के व्यक्तियों का क्या होता है, नियुक्तियां होती है, वहीं से अपनी वैधता प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से डिपेंड है किसके ऊपर, एक प्रकार विधायिका से जुड़े हुए हैं। मतलब कार्यपालिका और विधायिका आपस में ज्वाइंट होता है, अलग अलग नहीं होता। जैसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में हमने देखा कि कार्यपालिका और विधायिका जो है फ्री थे, एक दूसरे से क्या थे, स्वतंत्र थे। तो यहां समझना हमारे देश में क्या है, जुड़ा हुआ है। राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है, मतलब राष्ट्राध्यक्ष अलग अलग बात है। यहां पर दो चीज हो गई, राष्ट्राध्यक्ष अलग व्यक्ति होता है और शासनाध्यक्ष सरकार का मुखिया अलग होता है। तो जो राष्ट्र का मुखिया होता है संवैधानिक प्रमुख, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा है सरकार का मुखिया, वो कौन है, भारत के प्राइम मिनिस्टर। तो इसको हमको समझना है। तो यहां पर दो प्रकार की कार्यपालिका हो गई, एक वास्तविक और दूसरा नाम मात्र की। वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को पावर है, मंत्रिपरिषद की। समझ में आ रहा, वास्तविक नाम जो कार्यपालिका होता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में शक्ति होती है, इसलिए उसको वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। और यहां पर जो नाम मात्र का कार्यपालिका है वो राज्य का मुखिया होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, अर्थात राष्ट्रपति। तो भारत में राष्ट्रपति की स्थिति कैसा है, तो नाम मात्र का क्या होता है, कार्यपालिका प्रमुख होता है, नाम मात्र का होता है। और वास्तविक जो कार्यपालिका का मुखिया कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भारत की स्थिति। अब हमने संसदीय शासन प्रणाली को कहां से ग्रहण किया है, यूके से। तो यूके के जो राजा है और यहाँ का राष्ट्रपति है, दोनों की स्थिति एक प्रकार के, वहां का जो महारानी है जिसका नियंत्रण संसद के ऊपर होता है, तो उनकी स्थिति और राष्ट्रपति, लेकिन दोनों में हमने अंतर है। हमने संसदीय प्रणाली जरूर यूके से ग्रहण किया है, समझ में आ रहा है। संविधान की विदेशी स्रोत के अंतर्गत हमने पढ़ा कि भारत ने जो संसदीय प्रणाली लिया है वो कहाँ के संविधान से अंगीकृत किया है, ब्रिटेन के संविधान से। तो क्या हुबहू है कि कुछ अंतर है, बिल्कुल अंतर है। वहां देखिए जो राज्य का मुखिया है वो वंशानुगत होता है, नुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनने वाला। राज का प्रमुख जो है पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धारित, राजा के राज परिवार के व्यक्ति, वहां दूसरा व्यक्ति क्या नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता, राज्य का प्रमुख नहीं हो सकता, भले नाम मात्र का हो, लेकिन वहां क्या है, वंशानुगत है। भारत कैसा है, गणराज्य है, रिपब्लिक है। भारत कैसा है, रिपब्लिक है। समझ में आ रहा है, रिपब्लिक मतलब यहाँ का राजा वंशानुगत नहीं है, राज्य का मुखिया का बकायदा क्या होती है, चुनाव होती है। इसीलिए हमने प्रियम्बल में इस बात को जिक्र किया, भारत की स्थिति लोकतांत्रिक गणराज्य। समझ में आ रहा है, भारत कैसा है, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। मतलब लोकतांत्रिक तो हम जान गए, गणराज्य का मतलब क्या है,
हम अपने राजा का चुनाव करते हैं, भले वो नाम मात्र का कार्यपालिका हो, लेकिन वंशानुगत नहीं है। इसीलिए भारत कैसा है? लोकतांत्रिक, रिपब्लिक दोनों है। समझ में आ रहा है? तो ये स्थिति है भारत की। राष्ट्रपति की वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख तो नहीं है, क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका है। अपने कार्य और शक्ति किसके माध्यम से? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल जो है उनकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार का संचालन करता है। ये है भारत के राष्ट्रपति। अब देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख आर्टिकल्स, जिसको हम एक लाइन में पूरा याद करते हैं, समझते हैं, उसके बाद पूरा इसका डिटेल पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में इनका विस्तार नहीं किया जाएगा, अलग अलग वीडियो के माध्यम से इसका विस्तार होगा। तो आर्टिकल 52 को देखते हैं, अनुच्छेद 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 52 के अंतर्गत है। 52 से शुरुआत होती है। 53 अनुच्छेद कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। शक्ति जरूर निहित है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा नियंत्रित होता है। तो कार्यपालिका प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख जो है आर्टिकल 53। इसी के अंतर्गत एक चीज और लिखा है, राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। कमांडर समझ में आ रहा है? तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति महोदय होते हैं। किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो आर्टिकल 53 के अंतर्गत। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति को कौन लोग चुनते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। पूरा डिटेल में हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। तो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा, जितने भी भारत में राज्य है जहां पर असेंबली है, उसके निर्वाचित सदस्य। तो LS, RS और 20 के निर्वाचित सदस्य इसके निर्वाचन मंडल के अंतर्गत आता है। पूरा डिटेल हम निर्वाचन मंडल और निर्वाचन की पद्धति हम एक वीडियो लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे। ठीक। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति किस प्रकार से होता है, इससे संबंधित जो प्रावधान किसके अंतर्गत दिया है? आर्टिकल 55। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये निर्वाचन मंडल के बाद निर्वाचन, कौन वोट देगा, उसके बाद वोटिंग कैसे होगी, मतलब चुनाव कैसी होगी, ये 55 के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति महोदय का जो कार्यकाल है, कितने समय के लिए, सामान्यतः 5 साल के लिए कार्यकाल होता है राष्ट्रपति महोदय का। इसके कितने साल का होता है? 5 साल का। इसके बाद आर्टिकल 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति एक बार बनने के बाद क्या दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? तो कई बार बन सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। जैसे अमेरिका की स्थिति हम देखते हैं, तो अमेरिका में व्यक्ति जो है 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, वहां की संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन हमारे संविधान में इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं दिया है, कई बार बन सकता है। ये बात स्पष्ट रूप से लिखा है, पुनर्निर्वाचित होने की क्षमता उसके पास होती है। ठीक। 58 जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अहर्ताएं, योग्यता क्या क्या होना चाहिए, जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जाता है उसका योग्यता जो है, अहर्ताएं क्या क्या होता है, वो आर्टिकल नंबर 58 में राष्ट्रपति की जो कार्यकाल है उसके संदर्भ में जो राष्ट्रपति के लिए जो शर्तें हैं, कार्यालय शर्तें, कार्यकाल से संबंधित शर्तें हैं, राष्ट्रपति के लिए क्या क्या शर्तें लागू है, वो शर्तें हैं 59 में। और राष्ट्रपति जो है किस प्रकार से शपथ ग्रहण करते हैं और इनको कौन शपथ ग्रहण कराता है? आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 किससे है? राष्ट्रपति के शपथ। हम पूरा डिटेल अभी कुछ नहीं बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से होगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। पूरा आर्टिकल को एक्सप्लेन करेंगे, इस बात को याद रखना, शॉर्ट में हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अनुच्छेद 61 काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सबको ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे, इसको ट्रिक से याद करेंगे, कैसे याद करना है हम बताएंगे। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है, उसकी हटने का क्या प्रोसीजर है, तो ये आर्टिकल नंबर 61। एक एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये बस इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, राष्ट्रपति से संबंधित हमको सारे आर्टिकल है, उसको एकदम दिमाग में क्रोनोलॉजी याद करना है। समझ में आ रहा है? ठीक। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 62 राष्ट्रपति पद की रिक्त पूर्ति के लिए चुनाव कराने का जो समय है आर्टिकल 62 में है। और आर्टिकल 65 है उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, जब किसी प्रकार से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति ग्रहण करते हैं, उसका जो उपबंध है आर्टिकल 65 के अंतर्गत है।
आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो भी मामले गड़बड़ हो जाती है तो उससे संबंधित जो वाद है सुप्रीम कोर्ट ही उसकी सुनवाई करता है। ये आर्टिकल 71 के तहत प्रावधान, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी विवाद संबंधी है उसका मामला का निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय होंगे। समझ में आ रहा है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है, कौन कौन से है उसके लिए अलग से वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों को विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की परामर्श और सहयोग प्रदान करना। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के सहयोग से देश चलता है, मतलब चलता है। राष्ट्रपति के शक्तियों का उपयोग जो करता है मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, वो आर्टिकल 74 में उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसे नियुक्ति करना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, उनका कार्यकाल और उनका वेतन संबंधी प्रावधान आर्टिकल 75 में। ये भी राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का, तो ये प्रावधान इसके अंतर्गत। इसके बाद आर्टिकल नंबर 76 जो है अटॉर्नी जनरल से है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होता है, उनको उनके प्रसाद पर्यंत वो ग्रहण करते हैं पद, इसलिए आर्टिकल 76 भी राष्ट्रपति से ही संबंधित है। भले ही अटॉर्नी जनरल का ये मुख्य है आर्टिकल नंबर 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन, ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रावधान प्रधानमंत्री का दायित्व है। सरकार जो भी काम काज कर रहा है उसको जाकर के सूचना समय समय पर देना प्रधानमंत्री का काम है, समझ में आ रहा, दायित्व है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 78 में। आर्टिकल नंबर 85 कहता है कि संसद का सत्र को प्रारंभ करना, संसद का सत्र को शुरू करना, सत्रावसान करना मतलब समाप्त करना, और संसद का विघटन करना, भंग करना जब कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो ये संबंधी प्रावधान जो है आर्टिकल 85 के अंतर्गत है। आर्टिकल 111 संसद द्वारा जो विधेयक पारित होता है उसमें सहमति प्रदान करना, इससे संबंधित प्रावधान 111 111 के अंतर्गत है। ठीक। 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये भी राष्ट्रपति है, क्योंकि जो भी बजट तैयार किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद के पटल पर रखवाया जाता है, तो राष्ट्रपति से संबंधित है ये आर्टिकल। ठीक। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं जब संसद का सत्र नहीं चलता, समझ में आ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कानून बनाना हो जाता है तो राष्ट्रपति महोदय जो है अध्यादेश जारी करते हैं, वह एक्ट होता है, उससे संबंधित जो प्रावधान है आर्टिकल 123। अब आर्टिकल 143 ये भी काफी, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। राष्ट्रपति जो है समय समय में कानून संबंधी सलाह जो है उच्चतम न्यायालय से लेते हैं, उसका प्रावधान आर्टिकल नंबर 143। इसके अलावा हम देखते हैं अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन, राष्ट्रपति महोदय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक। आपातकाल को देखते हैं, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक। अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपातकाल है, ये राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक। और ये संवैधानिक आपातकाल। और अनुच्छेद 360 इसमें वित्तीय आपातकाल, किससे संबंधित है, वित्तीय आपातकाल। तो ये सब पूरा डिटेल में अलग अलग टॉपिक के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। आज एक एक टॉपिक जो है एक एक लेक्चर के अंतर्गत होगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको पूरा डिटेल नहीं कर रहे हैं। केवल राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से है, उसमें हेडलाइन क्या है उसको समझ रहे हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं आर्टिकल बस को कि 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, किसमें, राष्ट्रपति में। चौथा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, ठीक है, मतलब 54। 55 में क्या है, निर्वाचन की पद्धति। 56 में क्या है, कार्यकाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक। 57 क्या है, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। 58 क्या है, राष्ट्रपति से संबंधित जो अहर्ताएं दिया है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या अहर्ताएं होनी चाहिए चुनाव के लिए। 59 क्या है, 59 क्या है, राष्ट्रपति के 59 किससे संबंधित है, शर्तें, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित। आर्टिकल 60 क्या है, राष्ट्रपति किस प्रकार से शपथ लेते हैं, ये आर्टिकल 60 के अंतर्गत।
61 क्या है, राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया जो है 61, ठीक है। आर्टिकल 62 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति पद की रिक्त पूर्ति होने के लिए चुनाव का समय जब खाली हो जाता है। 65 राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति जब आसीन होते हैं, मतलब किसी प्रकार से राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का भूमिका होता है, वो आर्टिकल 65, ठीक। आर्टिकल 71 चुनाव के संबंधित जो भी मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 72 अनुच्छेद क्षमादान शक्तियां हैं। 74 है मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेंगे। 75 जो है मंत्रियों का नियुक्ति वगैरह है, समझ में आ रहा है। वेतन संबंधित प्रावधान दिया हुआ है, राष्ट्रपति से संबंधित है क्योंकि नियुक्तियां, ठीक है। 76 जो है अटॉर्नी जनरल से, समझ में आ रहा है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति से। आर्टिकल 77, ठीक, भारत सरकार की कार्यवाही का संचालन। 77, 78 प्रधानमंत्री का दायित्व है कि समय समय पर राष्ट्रपति को सलाह देंगे। 78, ठीक, याद कर लीजिए। 85 क्या है, संसद की सत्र को प्रारंभ करना, सत्रावसान करना या भंग करना, ठीक, ये 85 में गया। 111 क्या है, विधेयकों पर सहमति प्रदान करना, ठीक। 112 क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक, बजट, बजट से संबंधित प्रावधान, तो उसमें राष्ट्रपति की भूमिका है। 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 43 सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति का कानून संबंधी सलाह, ठीक। 280 वित्त आयोग का गठन, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद आपातकाल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 संवैधानिक आपातकाल और 360 है उसको हम वित्तीय आपातकाल है कहते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में हम राष्ट्रपति से संबंधित विश्लेषण करेंगे सभी अनुच्छेदों को और उनके जो भी कार्यकाल के अंतर्गत शक्तियां हैं, निर्वाचन की पद्धति है, क्षमादान शक्तियां हैं, महाभियोग है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसको अलग से हम पूरा अलग अलग टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।